बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली ये टॉपिक कनेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर से। ये चैप्टर आपको ओ लेवल्स और 10th की बुक में मिलेगा, और जो इसका कंटेंट है वो डेफिनेटली कंपनसेट करेगा, फुलफिल करेगा तमाम रिक्वायरमेंट्स को, अगर ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिकली एंडोक्राइन है क्या। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने ये पढ़ा था पिछले लेसन में कि तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज दो हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा ग्लैंड्स का सिस्टम। तो जो ग्लैंड्स का सिस्टम है उसमें हमारे पास दो ही तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक ग्लैंड जिसको अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो दो तरह के ग्लैंड्स के सिस्टम्स हैं, एक हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम में ब्रेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो हमारे बॉडी के तमाम सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू न्यूरॉन्स, थ्रू कंडक्टिंग impulses, messages from receptor to brain और brain to effectors like muscle and glands। लेकिन इन ग्लैंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लैंड्स हैं क्या? बेसिकली ग्लैंड्स अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जो खास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये खास किस्म के केमिकल्स जो हैं, ये केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज होते हैं। अब अगर हम हार्मोन की बात करें तो हार्मोन केमिकली, some hormones are protein like insulin, some hormones are lipids like estrogen, progesterone, testosterone। तो जो हार्मोन्स हैं केमिकली वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, केमिकली वो लिपिड्स भी हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो हार्मोन्स असल में है क्या? एंजाइम्स के बारे में हमें पता है कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। वाइटामिन का हमें पता है कि दे वर्क विद द एंजाइम एज ए कोएंजाइम्स। तो फिर ये हार्मोन्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, या स्पेसिफिक मैसेंजर इनको हम कहते हैं, इससे क्या मुराद है? देखिए, ट्रेन आ रही है और ट्रेन को हम रोक लेते हैं एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से जो कि रेड कलर का होता है, और छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो ग्रीन कलर का, झंडी वो हिलाकर ट्रेन को रवाना कर देते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखें कि सुर्ख रंग की लाइट पर पूरी ट्रैफिक स्टॉप हो जाती है, वो सुर्ख रंग की लाइट आकर गाड़ियों में ब्रेक को तो नहीं दबा रही। वो एक कोड वर्ड है, वो एक मैसेज है, वो एक इशारा है। हार्मोन्स जो हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये इशारे हैं, ये कोड वर्ड लैंग्वेज है। लेकिन किसके लिए ये कोड वर्ड लैंग्वेज है? खास तरह के टारगेटेड सेल्स के लिए। हर हार्मोन हर तरह के सेल्स के लिए नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं उनके अपने मुख्तलिफ टारगेटेड एरियाज हैं, टारगेटेड सेल्स हैं, जिनके साथ वो अटैच होकर ही एक खास सिग्नल पहुंचाते हैं, और टारगेटेड टिश्यू जो हैं फिर उसके मुताबिक उस मैसेज को रिसीव करके अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड हमने डिस्कस की है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, और हार्मोन जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो कि स्पेसिफिक मैसेंजर्स कहलाते हैं, वो क्या होते हैं। और ग्लैंड्स जैसे मैंने कहा दो तरह के हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनकी डक्ट्स नहीं हैं, ये डक्ट लेस हैं। और एक्सोक्राइन जो हैं ये विद डक्ट्स हैं। डक्ट का मतलब नाली। देखें,
किसी भी ग्लैंड ने अपने स्पेसिफिक हार्मोन को पहुंचाना है टारगेटेड टिश्यूज तक, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं ब्लड में, और वाया ब्लड टारगेटेड एरियाज तक पहुंच जाते हैं हार्मोन्स। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी खास नालियां हैं, दे हैव ट्यूब्स, और उन ट्यूब्स के थ्रू जो है ये अपने टारगेटेड टिश्यूज तक उस हार्मोन को पहुंचाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो है वो मेनली पेंक्रियाज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेंक्रियाज जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने जो है बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन हमारा स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे, हम एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करेंगे, पेंक्रियास की बात करेंगे, ओवरी की बात करेंगे, टेस्टिस की बात करेंगे। थाइमस ग्लैंड की बात हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में करेंगे जहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसकी बात भी ब्रीफली करेंगे। और हाइपोथैलेमस, जी हाइपोथैलेमस को भी हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस में। इनके लोकेशंस देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में। और ये जो एक दूसरी डायग्राम है, इस डायग्राम में ये बात शो की गई है कि बेशक एड्रिनल ग्लैंड से उसका हार्मोन रिलीज हो रहा हो, पेंक्रियास से या किसी भी ग्लैंड से हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो हार्मोन ब्लड में शामिल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होकर, और ब्लड के जरिए टारगेटेड सेल्स तक पहुंचता है। और जो टारगेटेड सेल्स होते हैं उन टारगेटेड सेल्स के पास उस ग्लैंड को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। और उस ग्लैंड मींस वो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका जो हार्मोन है, उस हार्मोन की केमिकल नेचर है, उसकी खास शेप है। तो उसके टारगेटेड टिश्यूज के पास जो सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो उसके लिए कंपैटिबल हैं। जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ चार्जर्स होते हैं और उन चार्जर्स की पिन जो है वो हर मोबाइल में नहीं लगती, हमें मुख्तलिफ तरह की पिन्स लेना पड़ती हैं अपने ख़ास मोबाइल के लिए। तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये स्पेसिफिक हैं उन केमिकल्स के लिए, ये स्पेसिफिक है इनकी शेप। तो एक हार्मोन किसी एक खास टिश्यू की रिसेप्टर प्रोटीन्स में जाकर ही अटैच हो सकेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेल्स के साथ रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं और ब्लड में से निकलकर हार्मोन उन रिसेप्टर प्रोटीन्स पर अटैच हो रहा है। तो अटैच होने के बाद क्या होगा भाई? अटैच होने के बाद ये रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है इनकी शेप में तब्दीली आती है, ये घूम जाती हैं, ये रोटेट करती हैं। इसको हम कहते हैं कैम्ब्रिज में कन्फर्मेशनल चेंज या कन्फिगुरेशनल चेंज। इनमें तब्दीली आती है इनकी शेप में, इनकी शक्ल में। और फिर जब इनकी शेप चेंज होती है तो फिर सेल के अंदर एंजाइम कैस्केड चलता है। एंजाइम कैस्केड का मतलब है सीरीज ऑफ रिएक्शंस, और उन सीरीज ऑफ रिएक्शंस की वजह से उस सेल के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं उन तब्दीलियों के बाद जो काम भी करवाना होता है वो फंक्शन वहां पर हो जाता है। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है कि हाउ दीज हार्मोन एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने अगले ग्लैंड की तरफ, और वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा। देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, हमारे फोर ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन में ये मटर के दाने के बराबर, पी के साइज के बराबर फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले हिस्से से नीचे मौजूद है। अब देखिए यहाँ मैंने इसको डायग्राम में मेंशन भी किया है। और इसका अगला हिस्सा उसे कहते हैं एंटीरियर लोब, और इसके पीछे वाले हिस्से को कहते हैं एक्सटीरियर और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। इसकी रीजन ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड
बेशुमार बहुत से हार्मोन्स को ना सिर्फ रिलीज करता है बल्कि इनडायरेक्टली बहुत से ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका इंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, वो कुछ और मुख्तलिफ हार्मोन्स को रिलीज करता है और कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से दूसरे ग्लैंड जो हैं वो एक्टिवेट होकर अपने हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं, वरना नहीं करते। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो कुछ और तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये, इसका इंटीरियर लोब जो है ये रिलीज करता है कुछ ऐसे हार्मोन्स को जो कि आपके सामने है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ नंबर 1 पे लिखा हुआ है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है कि थायराइड ग्लैंड को जाकर एक्टिवेट करवाना जो गले के अंदर है, और उससे थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करवाना जो कि ग्रोथ का हार्मोन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, देखिए हम एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर है उनके कुछ हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है और कुछ एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेगा। हमने टेस्टिस और ओवरीज को भी पढ़ना है, ये भी दो ग्लैंड्स हैं। तो टेस्टिस और ओवरीज जो हैं उनको भी जाकर एक्टिवेट करवाने के लिए कि वो अपने अपने हार्मोन पैदा करें, एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी की तरफ से रिलीज होता है। पूरी बॉडी के लिए ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं जी। और मैमल्स में, मैमरी ग्लैंड्स में प्रोलैक्टिन जिसका ताल्लुक दूध से भी है उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं। और एंडोर्फिन्स, पेन रिसेप्टर्स इन ब्रेन, जिससे हमें पेन डेफिनेटली फील होती है। और ज़रूरी भी है कि अगर पेन फील ना हो तो फॉर एग्जांपल अगर ये हार्मोन डिसफंक्शन हो तो बहुत सी चोट लग जाए लेकिन फील ना हो और खून बहने से इंसान की डेथ हो जाए, तो ये भी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे एफएसएच और एलएच को। देखिए, एसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम यह है कि फीमेल के जिस्म में दो ओवरीज होती हैं और उन ओवरीज के अंदर एग मौजूद होते हैं। उन एग के इर्द गिर्द नए सेल्स बनवाना, ये देखिए एग बनाते हैं, इसके इर्द गिर्द नए सेल बनवाना, और इन सेल्स के कवर को फॉलिकल कहा जाता है जिसमें एग जो है वो फिर महफूज रहता है। तो एफएसएच जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब भी कोई फीमेल मैच्योर होती है एट द एज ऑफ 13 एंड 14, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और उस फीमेल के ओवरी में मौजूद अंडों के इर्द गिर्द कवर फॉलिकल बनवाता है, यही इसका काम है। दूसरे नंबर पर है एल एच। एल एच जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है? देखें, फीमेल की बॉडी में जो ओवरीज हैं, हर ओवरी के साथ एक ट्यूब अटैच है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। अंडे का मैच्योर होकर उस ओविडक्ट के अंदर आना जरूरी है अगर फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो एलएच का काम है कि इस फॉलिकल में से एग को बाहर निकलवाए और ओविडक्ट में लाए। इस अमल को ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन क्या हुआ? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी में से अंडे का बाहर ओविडक्ट में आ जाना, इस फॉलिकल को फाड़कर बाहर निकल आना और ओविडक्ट के अंदर चले जाना, इसका नाम है ओवुलेशन। तो जनाब ये ओवुलेशन करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब ये देखिए, यहाँ पर डायग्राम में भी एंटीरियर लोब में हमने देखा पिट्यूटरी के ये एल एच और एफ एस एच लिखा हुआ है।
जो कि मेन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर LH और FSH का फंक्शन मैं बता चुका हूँ। अब पोस्टीरियर लोब की तरफ आते हैं, जो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा है। वहां से ऑक्सीटोसिन और वैसोपर्सियन। देखिए, वैसोपर्सियन का दूसरा नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH। देखिए, हमने किडनी का चैप्टर पढ़ा था, किडनी में नेफ्रॉन्स की बात की थी, और नेफ्रॉन में हमने PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का अगला हिस्सा इब्तदाई, और DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात की थी। तो डिस्टल उसका आखिरी मुड़ा हुआ हिस्सा है नेफ्रॉन का। और किडनी का एक्सक्रीशन का ये टॉपिक मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से उसको स्टडी कर लीजिए। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या था कि नेफ्रॉन के आखिरी हिस्से में जो कुछ भी लिक्विड मटेरियल नेफ्रॉन के अंदर है, उसमें से पानी को वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब करवाना। तो जनाब, पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये दो हार्मोन्स, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोपर्शियन या ADH को रिलीज करता है। और इनका काम, पहले ADH का मैंने आपको बता दिया कि इसका काम ये है कि जो नेफ्रॉन थी, नेफ्रॉन के एक PCT, लूप ऑफ हेनले, और DCT, तो ये हमने स्ट्रक्चर वहाँ पढ़ा था। और एंड में कलेक्टिंग डक्ट थी। तो जनाब, ये जो DCT वाला हिस्सा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। ब्लड में से ADH आता है और इस नेफ्रॉन के आखिरी हिस्से के सेल्स में पोर्स क्रिएट करता है, गैप्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर, पानी की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, और पानी जो है वो ब्लड में शामिल हो जाता है। और यूरिन में पानी नहीं जाता या कम जाता है और जाया नहीं होता। सो लेस वाटर इन द यूरिन। अगर ADH ज्यादा रिलीज होगा तो पानी ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा और खून का हिस्सा बन जाएगा। और अगर ADH कम रिलीज होगा, सर्दियों में जैसे होता है, तो पानी कम रीअब्सॉर्ब होगा, ब्लड में कम जाएगा और पेशाब, यूरिन ज्यादा बनेगा। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू यूरिन। ठीक है जी। अब आम हालात में क्या होता है कि जब शदीद गर्मी होती है तो हमें पानी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सा पानी पसीने की सूरत में हमारा ज़ाया हो रहा है। जब हम सांस लेते हैं वेपर फॉर्म में, तब ज़ाया हो रहा है। और हमारे जिस्म में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है फॉर द मेटाबॉलिज्म एज वेल। पानी की ज़रूरत है गर्मियों में, इसलिए ADH ज़्यादा रिलीज होगा। और जितना भी आप पानी पिए, पेशाब बहुत कम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन सर्दियों में इसका बरअक्स है, ऑपोजिट है, कि पानी ज्यादा यूरिन में जाएगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, हमने कोई अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ठंड है। ठीक है ना, ना पसीना आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक बीमारी, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है कि कुछ लोगों में इस ग्लैंड के हिस्से की डिसफंक्शनिंग की वजह से यह हार्मोन जो है ये कम रिलीज होता है। और ऐसे पेशेंट को पेशाब बहुत ज्यादा आता है। डायबिटीज से इसे मुशाबहत इसलिए दी गई है कि उसमें भी यूरिन ज्यादा आता है, लॉस ऑफ साल्ट होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन होती है, जिस्म कमजोर होता है। तो इसमें भी यही तमाम सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इसे डायबिटीज इंस्पाइडस का नाम दिया गया है। बेसिकली ये डिसफंक्शनिंग है कि ये वैसोपर्शियन, ADH हार्मोन उसमें बहुत कम रिलीज होता है इस बीमारी में। तो जनाब, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है हार्मोन, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आमतौर पर वो हार्मोन है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लेबर पेन्स करवाता है मदर में, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाता है, और डिलीवरी में आसानी करवाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि मदर के मेमोरी ग्लैंड में दूध, मिल्क प्रोडक्शन भी इसका काम है। तो ये अगर कम होगा तो लेबर पेन्स नहीं होंगी और प्रॉब्लम होगी बर्थ में, और मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से
हमारी तमाम डिटेल थी। आइए स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब हम पिट्यूटरी के बाद अगले ग्लैंड की तरफ आ गए हैं, और वो है एड्रिनल ग्लैंड। देखिए, एड्रिनल ग्लैंड जो हैं, ये दोनों किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं, और हर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो फर्दर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। और ये दोनों जरा मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि एड्रिनल मेडुला जो है वो रिलीज करता है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, दोनों नाम दे सकते हैं, ज्यादा कॉमन एड्रिनलिन है। और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी रीजन ये है कि एड्रिनलिन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है, जो फाइट और फ्लाइट में ही रिलीज होता है। अब भाई, फाइट का मतलब तो समझ आ गया कि ये ड्यूरिंग द फाइट, जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब हम किसी के साथ लड़ते हैं। और फ्लाइट का मतलब क्या, उड़ जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लाइट का मतलब उड़ जाना नहीं है, बल्कि फ्लाइट का मतलब ये है भाग जाना। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, जब हम दुश्मन से लड़ रहे हों तो या तो हम उसे मारेंगे, फाइट करेंगे, अगर वो ज्यादा ताकतवर है तो हम जान बचाने के लिए भागेंगे। यही तमाम जानवर करते हैं और इंसान भी करते हैं। तो फाइट और फ्लाइट में ये हार्मोन रिलीज होगा। और इस इमरजेंसी हार्मोन ने करना क्या क्या है, इस इमरजेंसी हार्मोन की क्या मैकेनिज्म होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरा समझिए। देखें, जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, जब फाइट और फ्लाइट, फियर कंडीशन, खौफ, खतरा, बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन तमाम सूरतों के अंदर हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि सबसे पहले ये हार्मोन जब रिलीज होता है, तो स्टूडेंट्स, एड्रेनलिन जब रिलीज होता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो इसकी साइट ऑफ एक्शन, मैंने जैसे आपको कहा कि हर हार्मोन की अपनी एक साइट ऑफ एक्शन है। वो टिश्यूज हैं टारगेटेड, जहाँ पर ये जाकर एक्ट करता है। क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन को ब्लड में रिलीज करते हैं, और थ्रू ब्लड इसकी साइट ऑफ एक्शन है लीवर एंड मसल सेल्स। लीवर और मसल सेल्स दोनों में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। तो पहला काम तो इसका ये है कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाना खुद नहीं करेगा। मैंने पहले आपको कहा कि ये जाकर इन सेल्स की रिसेप्टर साइट्स पर अटैच होगा, और रिसेप्टर जो प्रोटीन्स हैं वो कन्फिगरेट करेंगे, वो रोटेट करेंगे, रोटेट करने से अंदर इंजाइम कैस्केड चलेगा, और इंजाइम सीरीज ऑफ एक्शन की वजह से जो ग्लाइकोजन है लीवर मसल सेल्स के अंदर, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ना सिर्फ ये कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, बल्कि वो ग्लूकोज जो है, पोर्स क्रिएट होंगे इन सेल्स के अंदर, और वो ग्लूकोज चली जाएगी ब्लड में, और ब्लड में ग्लूकोज जो है उसका लेवल हो जाएगा हाई। ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने के बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि हर सेल तक ये ब्लड इस ग्लूकोज को लेकर जाएगा, खास तौर पर स्केलेटल मसल्स जो कि फाइट में इन्वॉल्व हैं, वहां पर ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से, ब्लड में ज्यादा होने की वजह से मैक्सिमम रेस्पिरेशन होगा। मैक्सिमम रेस्पिरेशन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। अब अगला काम इसका ये है कि ब्रेन को मैसेज देगा, और ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग हाई हो जाएगी, हार्ट रेट, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी। तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगा, हार्ट ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, मैक्सिमम क्वांटिटी मसल्स तक पहुंचेगी, मैक्सिमम ब्रीदिंग रेट की वजह से ऑक्सीजन पहुंचेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मैक्सिमम एटीपीज जनरेट होंगे, और वो एनर्जी मिलेगी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को। अब देखें, अगर चोर भाग रहा है तो उसके पीछे पुलिस वाले भी भाग रहे हैं। चोर भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, उसका एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है। जो पुलिस है वो उसको सिर्फ पकड़ने के लिए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस इतना खास नहीं है कि उनकी जान चली जाएगी अगर ना पकड़ा तो। लेकिन चोर को पता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो जान से मारा जाएगा।
इसलिए उसका एड्रेनलिन लेवल ज्यादा है और उसकी टांगों में ज्यादा पावर है और ज्यादा तेज भाग रहा है। इसी तरह आम हालात में एक शख्स किसी को अगर हल्का सा थप्पड़ मारता है, लेकिन जब वो गुस्से में, स्ट्रेस में, फाइट में मारते हैं तो कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। वो इसलिए आ गई थी कि एट दैट टाइम इस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से मैक्सिमम ग्लूकोज, मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ब्लड था स्केलेटल मसल्स के बाद, और मैक्सिमम एटीपीज थे, और उन एटीपीज की वजह से मैक्सिमम एनर्जी थी। और साथ ही डेफिनेटली जब फाइट और फ्लाइट होगी, जब एड्रेनलिन लेवल हाई होगा, तो इस एड्रेनलिन लेवल की वजह से एटीपी ज्यादा होने की वजह से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, स्वेटिंग भी होगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, because all these things are interlinked. So these are the function of this adrenaline hormone, how it work. और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेनल ग्लैंड्स का दूसरा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनका काम है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड द वाटर इन द ब्लड। अपने अगले हार्मोन की तरफ जाते हैं, अगले ग्लैंड्स की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारा ग्लैंड जो है वो है पेंक्रियास। मैंने जैसे आपको बताया, एज आई टोल्ड यू कि पेंक्रियास इज एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ये किस तरह से है और एंडोक्राइन किस तरह से है? भाई एक्सोक्राइन इसलिए है कि इसकी पेंक्रियाटिक डक्ट मौजूद है, और पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ये पेंक्रियाटिक जूस में लाइपेज, एमिलेज, प्रोटीएज, बाइकार्बोनेट उनको पहुंचाता है ड्यूोडेनम तक। और एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि इस पेंक्रियास के अंदर एक टिश्यू है, आइसलर्स ऑफ लैंगरहैंस। वहाँ पे बीटा सेल्स इंसुलिन स्क्रीट करते हैं और अल्फा सेल्स स्क्रीट करते हैं ग्लूकागॉन। और इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि अमाइलिन, सोमैटोस्टैटिन, बट these are not included in our syllabi, only insulin and glucagon. अब इनके काम क्या हैं? देखें, हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और डाइजेशन की वजह से जो भी हमने खाया है वो ब्रेक होता है इनटू ग्लूकोज। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। नॉर्मल 120 mg पर 100 ml है, लेकिन उसका 200 या प्लस हो जाता है। तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन भेजता है सिग्नल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन पेंक्रियास को, कि पेंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन सक्रीट करें, और वो सक्रीट करते हैं और ब्लड में शामिल होकर इंसुलिन पहुंचती है लीवर और मसल्स। इसके टारगेटेड इंसुलिन के भी जो टारगेटेड टिश्यूज हैं वो लीवर और मसल सेल्स हैं। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अगर स्टोर ना किया गया, जखीरा ना किया गया बुरे वक्त के लिए, तो वो सारी की सारी एक्स्ट्रा ग्लूकोज चली जाएगी यूरिन में, और पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज होकर जाया हो जाएगी। इंसुलिन का काम ये है कि इंसुलिन जाकर लीवर और मसल सेल्स की रिसेप्टर प्रोटीन्स पर अटैच होती हैं, और उनमें कंफर्मेशनल चेंज लाती है, एंजाइम कैस्केड चलता है, और लीवर और मसल सेल्स जो हैं उनमें पोर्स क्रिएट होती हैं, और उन पोर्स के थ्रू जितना भी ग्लूकोज ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में है, डेफिनेटली कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू फ्लूइड में आता है, और टिश्यू फ्लूइड से इन ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है, इनके सेल्स के अंदर चला जाता है, और सेल्स में जाकर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज लेवल को लो करना ब्लड में, एक्सेस ग्लूकोज को लीवर और मसल्स में स्टोर करवाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जिन लोगों में ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वर्क नहीं करते, ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस, और उनका एक्स्ट्रा ग्लूकोज यूरिन के जरिए जिस्म से निकलकर वेस्ट होता है, और डेफिनेटली लॉस ऑफ वेट होता है, दे आर वेरी वीक, दे हैविंग डेफिनेटली बार बार यूरिन आता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन होती है, वीकनेस होती है, और उनकी बॉडी ऑर्गन से अफेक्ट होते हैं। लेकिन इसका अभी हमने सोल्यूशन निकाल दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू।
हम इंसुलिन बना रहे हैं बैक्टीरिया की मदद से। इट्स ह्यूमन इंसुलिन एंड परफेक्ट, सूटेबल, कंपैटिबल फॉर द ह्यूमंस। और ऐसे मरीज जो हैं डायबिटीज के, जिनके बीटा सेल इंसुलिन पैदा नहीं करते, उनको हम आर्टिफिशियली इंसुलिन देते हैं और उनकी बॉडी नॉर्मल वर्किंग करती है। दूसरे नंबर पर है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो रिवर्स है। रिवर्स का मतलब, जब हमारे हमने रोजा रखा हुआ है, हमने 10-15 घंटों से कुछ नहीं खाया, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, इस कम हुए हुए ग्लूकोज लेवल को दोबारा नॉर्मल करना है, तो ग्लूकागॉन रिलीज होगा। और ग्लूकागॉन लीवर और मसल सेल्स पर जाकर अटैच होगा, और इसका काम ये होगा जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करवाए और ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा कर ब्लड का हिस्सा बनवाए, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए। तो ये जो ग्लूकागॉन है, इसका फंक्शन रिवर्स ऑफ इंसुलिन है। चलिए जी, अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है गोनेड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। गोनेड्स किसे कहते हैं? देखिए, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के, उन्हें हम गोनेड्स कहते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके टेस्टिस, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसकी ओवरीज, ये दोनों ही गोनेड्स कहलाती हैं। और इन गोनेड्स, इन सेक्स ऑर्गन्स, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से गमीट्स रिलीज होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, ओवरीज में एग बनते हैं। लेकिन कब बनेंगे? जब कोई हार्मोन उन्हें स्टिमुलेट करेगा। हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डेफिनेटली रिलीज करता है एक ऐसा हार्मोन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब 13, 14, 15 साल की एज होती है, ब्लूवत की उम्र होती है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है मेल फीमेल दोनों के लिए, जो कि इनके सेक्स ऑर्गन्स को, इनके गोनैड्स को एक्टिवेट करता है। अब जैसा कि यहाँ पर जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के खास किस्म के टिश्यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये ट्यूब्यूल्स के कुछ सेल्स ग्रो करके जो है वो ग्लैंड्स बन जाते हैं, और वो फिर रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है मेल्स में? लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, जिनके अंदर स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है, जिसमें उनके फेस पर बियर्ड, दाढ़ी, मुस्ताशिज, मूछें, बॉडी उनकी मस्कुलर होना शुरू हो जाती है, आवाज भारी होना शुरू हो जाती है। ये तमाम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ये तब्दीलियां टेस्टोस्टेरोन की वजह से पैदा होती हैं। फीमेल की आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो ओवरीज हैं, और मैंने जिससे पहले बताया था फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की मैंने बात की थी, और एलएच में बात की थी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है कि ओवरी से एग को ओविडक्ट में रिलीज करवाना। तो फीमेल में भी जो है, इन ओवरीज से, ओवरीज के अंदर दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक हार्मोन जो है उसका नाम है एस्ट्रोजन, और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। लें जनाब, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में। और डेफिनेटली एफएसएच और एलएच का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनके आने के बाद ही ये होगा। एस्ट्रोजन रिलीज होता है फॉलिकल के सेल से। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया कि अंडे के इर्द गिर्द कवर बनता है, नए सेल्स बनते हैं, फॉलिकल। उन सेल्स में से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और फिर मदर की ये वाला हिस्सा जिसे हम यूट्रस कहते हैं, बच्चादानी कहते हैं, जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, इस यूट्रस की इनर लाइनिंग मेम्ब्रेन को मोटा करती है, तैयार करवाती है कि उसमें प्लेसेंटा बने और बच्चे की डेवलपमेंट मुकम्मल हो। तो एस्ट्रोजन का काम ना सिर्फ ये है कि ये सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करे, बल्कि यूट्रस की वॉल को भी रिपेयर करती है, उसको बनाती भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका रोल है। बाकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, एग्स का, और इस एंडोमेट्रियम, इस यूट्रस की लाइनिंग का थिक होना, ये भी इसका काम है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें, तो प्रोजेस्टेरॉन भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल में, उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के 9 माह में प्रोजेस्टेरॉन का जबरदस्त किरदार है।
कि प्लेसेंटा को मेंटेन रखे, प्लेसेंटा को थिक रखे, ताकि अबॉर्शन ना हो, कहीं प्लेसेंटा जो है वो लीक ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है प्रोजेस्टेरॉन का, प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करवाना। अब मैं यहाँ पर एक टेबल की सूरत में स्टूडेंट्स आपके सामने इन हार्मोन्स की एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। इसमें एड्रिनल ग्लैंड है, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन ओवरीज के, प्रोजेस्टेरोन की बताई गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी ये 3-4 मार्क्स का आ जाता है, और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है कि जनाब कंपैरिजन दीजिए नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। तो हम सिंपल बता सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, जो ब्रेन है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। और नर्वस सिस्टम में जो टाइप ऑफ मैसेज है वो नर्व इंपल्स की सूरत में है, इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल्स की सूरत में, हार्मोन्स की सूरत में है। नर्वस सिस्टम में जो मैसेज कंडक्ट है, जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज है, मिली सेकेंड्स में, लेकिन हार्मोन्स की स्पीड स्लो है। टाइम जब तक ब्लड पहुंचेगा तभी पहुंचेंगे टारगेट साइट तक। लेंथ ऑफ इफेक्ट जी शॉर्ट है। नर्वस सिस्टम मैसेज पहुंचाया, आपने आंखें बंद की, हाथ आपने बढ़ाया, काम खत्म हो गया। लेकिन एंडोक्राइन में जो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है वो लॉन्ग होता है। और ये भी बता दें कि हार्मोन लीवर में जाकर ब्रेक होते हैं और यूरिन के जरिए जिस्म से निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम मैंने आज कंप्लीट किया है। और इसमें अगर कोई और क्वेश्चन, कोई बात आपने पूछनी है, आपको अगर नोट्स चाहिए ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को या मैट्रिक को, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। चैनल अगर आपको पसंद हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मैसेजेस, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।